नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बीत गई सो बात गई। चलो व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आधुनिक भारत दक्षिण एशिया में आता है। इसके साथ बच्चों, दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आता है। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब हम यह पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में कई लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, किन फसलों को उपजाते थे, किन पशुओं को पालते थे और लोगों ने कौन कौन से नए नगर बसाए थे। आपकी पुस्तक में भारत के मानचित्र को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में भारत में बहने वाली नदियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है। आपके पुस्तक में दिए गए मानचित्र में नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। नर्मदा नदी को रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले नर्मदा नदी का नाम नर्मदा था। नर्मदा नदी भारत के मध्य में बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के किनारे पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए ये लोग जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। यहाँ के लोग जंगलों में शिकार भी किया करते थे।
अब हम मानचित्र में दिए गए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करेंगे। सुलेमान पर्वत दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। सुलेमान पर्वत ईरान के पठार का पूर्वी छोर है और भौगोलिक रूप से उसे भारतीय उपमहाद्वीप से विभाजित करता है। इस श्रृंखला के सबसे प्रसिद्ध शिखर बलूचिस्तान में स्थित है। सुलेमान श्रृंखला से क्षेत्र की दो मुख्य नदियां निकलती हैं, डोरी नदी और गोमल नदी। किरथर पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान में झालावान क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसल इसकी वजह से में गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तट के इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का चित्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जिसको आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे।
हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर पाए जाते हैं। कभी कभी पुराने समय के शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। पुराने शासक ऐसे पत्थर और धातु का प्रयोग लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करने के लिए करते थे। आपके पुस्तक में एक अभिलेख का चित्र दिया हुआ है। यह अभिलेख 2250 वर्ष पुराने अभिलेख से मिलता है जो वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरमाइक नामक 2 भाषाओं में है। चलिए अब जानते हैं एक पांडुलिपि और एक अभिलेख में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर आता है इनकी विशेषता। पांडुलिपि ऐसा दस्तावेज है जो हाथ से लिखा जाता है। अभिलेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को कहते हैं। पांडुलिपियां नरम सतह जैसे तार के पत्ते, भुर्ज वृक्ष की छाल, कागज, चम्र पत्र पर लिखा जाता है जिसका संरक्षण मुश्किल होता है। परंतु वहीं अभिलेख कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं जैसे कि चट्टानों, पत्थर, गुफाओं, खंभे आदि। इसलिए यह टिकाऊ और संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। पांडुलिपियों के कुछ उदाहरण हैं वेद, पुराण, अभिजात शकुंतलम, संगम साहित्य तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वहीं अभिलेखों के उदाहरण हैं अशोक शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ, बोध गया का महानमन शिलालेख, दिल्ली का लौह स्तंभ आदि। हमें कई वस्तुएं ऐसे भी मिलती हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियां ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने को मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। हम जानते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे कि आज भी हम अंडमान के लोगों से बात करेंगे तो वहाँ के लोग आज भी अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए लोग उन व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा इतिहास में एक अलग ही भेद है। उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम इतिहास में उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि आम लोगों की जिंदगी जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि तथा पशुपालक जैसे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, लेकिन हम उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते, परंतु बहुत कुछ जानना चाहते हैं और बहुत कुछ जानना शेष रह जाता है। इस पाठ के अंत में एक अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है।
लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोजेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसी उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखा है। इन लिपियों में से यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम का एक छोटे से फ्रेम को दिखाया गया है जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संगीतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री ध्वनियों को समानार्थक 2 नियमों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बना है। तो एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वह आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते थे। अब हमारी चर्चा का विषय आज यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सवालों का दौर चला है तो चलिए जानते हैं कि आज के अध्याय से क्या सीखा। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक मुख्य अंतर बताइए। यह हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यह पांडुलिपि प्रायः तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तौर से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं। चलिए अब आप थोड़ा सा मिलान कर दीजिए। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। नर्मदा घाटी जुड़ी है आखेटक तथा संग्रहण से। मगध लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर से जाना जाता है। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के लिए जाना जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ इनके प्रथम नगर के लिए जाना जाता है। गंगा घाटी पहला बड़ा राज्य के लिए जाना जाता है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि कृषि का आरंभ कब हुआ। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर कब बने। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब बना। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व बना। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों जल्द ही हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय बच्चों।